गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग डेमोग्राफी के पिछले वीडियो में हम लोग डेमोग्राफी के थर्ड यूनिट तक सेकेंड स्टेज तक की चर्चा किए थे। सेकेंड फेज तक की द्वितीय जो चरण था, हमने यहाँ तीसरा फेज़ लिखा है और यहाँ चौथा फेज़ लिखा है। चौथे फेज़ में दो फेज़ हैं। एक तो फेज़ यहाँ से यहाँ तक है, ये लाइन हमने डिवाइड कर दिया है, और इसी में चौथे फेज के ही अंतर्गत ये कम्युनिस्ट पॉपुलेशन डॉक्ट्रिन के नाम से एक दूसरा फेज बनाया है। हम यहाँ आते हैं। देखा गया तीसरे जो फेज की शुरुआत होती है वह 20वीं सदी में से हम समझते हैं, और इस समय ये देखा गया कि डेमोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में यूके, अमेरिका एंड यूरोप के तमाम सारे देशों में फर्टिलिटी पर काम स्टार्ट होने लगे। लोगों ने खूब काम करना इस पे शुरू किया। एक नाम आता है इसमें कार्ल सैंडर्स का। इन्होंने अपनी किताब लिखी द पॉपुलेशन प्रॉब्लम, अ स्टडी इन ह्यूमन इवोल्यूशन 1922। इस किताब के माध्यम से उन्होंने डेमोग्राफी को एक नए ज्ञान की शाखा के रूप में, यानी न्यू ब्रांच ऑफ नॉलेज के रूप में इसे विकसित कराने की कोशिश की। उनकी ये पूरी कोशिश थी कि डेमोग्राफी का जो स्थान है वो सोशल साइंस में अलग तरीके का हो जाए। फिर देखा गया, फिर इन्होंने ये भी सोचा, इनका ये कंक्लूजन ही था, या ये अपनी बात जो डेमोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहते थे कि जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, यानी जो जनसंख्या की समस्याएं हैं, वो मानव के व्यवहार और उनके नियंत्रण से संबंधित है। यानी कि पॉपुलेशन जो प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन अगर प्रॉब्लम, पहला तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये पॉपुलेशन प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम नहीं है, ये दूसरी बात है। हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं इसका जिक्र आएगा तो हम इस पर थोड़ी बात करेंगे आपसे। पॉपुलेशन प्रॉब्लम मानव के व्यवहार उसके नियंत्रण से संबंधित है। थोड़ा और आगे जाते हैं तो इसमें हमको ड्यूमा की एक थियरी समझ में आती है। ड्यूमा एक नाम है, बड़ा नाम है। सोशल कैपिलरिटी थियरी, जो फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की गई थी, जिसको कहते हैं सामाजिक केसिकत्व का सिद्धांत। जहाँ हम थियरीज ऑफ पॉपुलेशन की चर्चा करते हैं उसमें ड्यूमा की भी थियरी आती है, और उनका एप्लीकेशन भी तमाम सारे सिद्धांतों में किया गया है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखा गया कि इसी दौर में क्वांटिटेटिव थियरीज ऑफ पॉपुलेशन का भी जिक्र किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से नाम आता है यूलर्स का, डुडविक का एंड अल्फ्रेड लोका का। ये तीन नाम, यूलर, डुडविक मोजर एंड अल्फ्रेड लोका, इस थर्ड फेज में ये सारे डेवलपमेंट हुए। सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कार्ल सैंडर्स का रहा, जिन्होंने डेमोग्राफी को एक अलग से एक नई ब्रांच के रूप में इस्टेब्लिश कराने के संबंध में बहुत सारे प्रयास किए। जो चौथा आपका चरण है, चौथा फेज है, इस चौथे फेज को बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जनांकिकी के अध्ययन के संबंध में जो पहला फेज है वो चौथा फेज है। यानी बहुत सारे लोगों ने डेमोग्राफी के चौथे फेज को ही डेमोग्राफी का पहला फेज माना है। मैथमेटिक्स और मैथमेटिशियन की हेल्प की सहायता से, उनके माध्यम से, एक बड़े प्रसिद्ध मैथमेटिशियन थे वरहस्ट, इन्होंने लॉजिस्टिक ग्रोथ थियरी को स्टार्ट किया। लॉजिस्टिक ग्रोथ थियरी आपके कोर्स में भी है, जो आपको पढ़ना है, जिसमें पर्ल एवं रीड का नाम लिया जाता है। स्टार्टिंग तो उन्होंने किया था, लेकिन पर्ल एवं रीड ने इसको एक्सप्लेन किया है, आपके सिलेबस में भी है। वरहस्ट का ये मानना था कि एक समय के बाद जो जनसंख्या की वृद्धि है वो जीरो हो जाती है और स्टैटिक हो जाती है। यानी कहते हैं कि जो जनसंख्या की वृद्धि है वो किस तरीके से हो सकती है। लॉजिस्टिक ग्रोथ थियरी को लॉजिस्टिक ग्रोथ थियरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि लार्ज स्केल को हम ऐसे मेजर करते हैं। जो मॉडल, कह लीजिए जो मॉडल दिया गया है, या जो पर्ल एवं रीड का जो सिद्धांत है, जो सिद्धांत है वो
हनी बीज को लेकर के, मधुमक्खियों को लेकर के दिया गया है, जिसमें वो एक एस तरीके का शेप, इस तरीके का शेप उन्होंने बनाया हुआ है, इस तरीके से एस के शेप का। जब हम इस मॉडल पर आएंगे तो यहाँ इसकी चर्चा करेंगे। इसी समय ये देखा गया कि पेरिस और लंदन में तमाम सारे डेमोग्राफिक के विकास को करने के संबंध में तमाम सारे इंस्टीट्यूट डेवलप किए जाने लगे कि किस तरीके से डेमोग्राफी के रोल को हम बढ़ाएंगे। उसको और बेहतर से बेहतर करने के लिए तमाम सारे उपाय किए जाने लगे और तमाम सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया गया। अब इसी में चौथे चरण में ही एक और फेज आता है, साम्यवाद जनसंख्या का फेज कह लीजिए, या एक विचारधारा, कम्युनिस्ट पॉपुलेशन डॉक्ट्रिन। यह विचारधारा 20वीं सदी से जुड़ी हुई है। इस समय तक कम्युनिज्म एक प्रॉपर फुल फ्रेज में इस्टेब्लिश हो गया था। इसके फाउंडर कार्ल मार्क्स को हम लेते हैं तो आप, जो हम माल्थस का जिक्र कर रहे थे, तो मैंने कहा था आपसे कि माल्थस कहते हैं, माल्थस बेसिकली दो चीज़ों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। एक तो जनसंख्या को लेते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ वो फूड सप्लाई को लेते हैं, और मैथमेटिक्स की हेल्प की सहायता से उन्होंने प्रूफ कर दिया कि पॉपुलेशन जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बढ़ती है और जो आपके खाद्यान्न है, फूड सप्लाई है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बढ़ते हैं। दोनों के बीच में अगर हम बैलेंस न बनाए तो थोड़े ही समय के बाद वो पॉपुलेशन उसे कंज्यूम कर जाएगी। तो इस पूरी बात में माल्थस ने कह दिया कि गरीबी का जो कारण है वो इन दोनों के बीच में, मीन्स फूड सप्लाई और पॉपुलेशन के बीच में मिसमैनेजमेंट या उनकी अनइक्वलिटी ही रिस्पॉन्सिबल होती है, ऐसा वो मानते हैं। उनको क्रिटिसाइज किया फिर मार्क्स ने, और मार्क्स ने कह दिया कि पॉवर्टी का जो कारण है वो रिच पर्सन के द्वारा पुअर पर्सन का एक्सप्लॉयटेशन है, वो एक गरीबी का कारण मानते हैं। मैंने सिर्फ वही पुरानी बात लिखी है कि किस तरीके से माल्थस के ठीक उल्टी विचारधारा कार्ल मार्क्स की रही है गरीबी के संबंध में। अब यहाँ से एक बात और लिखी गई है, डेमोग्राफी को इस तरह देखा जा रहा है कि डेमोग्राफी को पॉपुलर करने के श्रेय, पॉपुलर बनाने के श्रेय में जहाँ तमाम सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट इस पर काम करने लगे, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे अलग अलग देशों में पॉलिसी मेकर्स को भी इसके माध्यम से हेल्प मिलने लगी, चाहे वो सोशियोलॉजी, जो तमाम सारे जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे पॉपुलेशन की फील्ड में काम करने वाले लोग जैसे सोशियोलॉजिस्ट हो गए, और तमाम सारे वे लोग जिनसे इसका कनेक्शन इस पेपर का जाता है, वो सारे लोगों और उसके अलावा लोगों को, यानी कि गवर्नमेंट को इकोनॉमिक प्लानिंग में तमाम तरीके की हेल्प मिलती हैं, क्योंकि हर वो प्रोग्राम जो सरकार संचालित करती है वो बगैर इन डेटाज के संभव नहीं होता। इसलिए इसका रोल लगातार दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। इस तरह आपने देखा कि किस तरीके से इसको हम चाहें तो कम्युनिज्म वाले फेज को पांचवा फेज भी कह सकते हैं। पांचवा फेज इसलिए नहीं कहा गया है क्योंकि इसका जो पीरियड रहा है वही रहा है, इसलिए जानबूझ के उसको हम पांचवा फेज नहीं कह रहे हैं, उसका चौथे फेज में ही हम काउंट कर दे रहे हैं। अब डेमोग्राफी के फेजेस में हमने पहले फेज माल्थस का फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, चौथा फेज। अब इन सभी फेजेज को देखेंगे तो हमको ये समझ में आता है कि किस किस तरीके से थियरीज निकल करके आई हैं, और वो थियरीज किस तरीके से किस पर बेस्ड हैं। सप्लाई पर बेस्ड हैं, डिमांड पर बेस्ड हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। इन सारे चीज़ों को लेकर के थियरीज की भी हिस्ट्री आपको यहाँ से समझ में आती है। डेमोग्राफी का फेज है, चरण है कि किस तरीके से इसका विकास होता चला गया। अब हम पहुंच रहे हैं सब्जेक्ट मैटर पर। सब्जेक्ट मैटर ऑफ डेमोग्राफी, विषय
सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका, इसमें कौन कौन से कंटेंट हमको पढ़ने हैं। तो अगर हम सब्जेक्ट मैटर पर जाएं तो हमको जनसंख्या के दो तरीके के एस्पेक्ट दिखाई देते हैं। पहला वो एस्पेक्ट जिसको हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं, जिसमें जिनको जनसंख्या के परिमाणात्मक पहलू के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से जनसंख्या का दूसरा जो पहलू है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। तो पहला जो एस्पेक्ट है जिसमें हम परिमाणात्मक पहलू की चर्चा कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। पहला इसमें आ जाता है साइज ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या का आकार पहला। दूसरा आता है कंपोजिशन, जनसंख्या की संरचना। और संरचना में डेंसिटी, एज। परिमाणात्मक पहलू में ये दो आते हैं, साइज ऑफ द पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का आकार, दूसरा कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की संरचना। संरचना में सेक्स कंपोजिशन, एज कंपोजिशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इन दोनों को हमने लिया है परिमाणात्मक पहलू में। और इसका जो बी पार्ट है गुणात्मक पहलू, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, इसमें एक लिया है साक्षरता और दूसरा लिया है प्रत्याशित आयु, लिटरेसी लेवल और एक्सपेक्टेड लाइफ या लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इस तरह से हम अगर सब्जेक्ट मैटर की चर्चा करें तो सब्जेक्ट मैटर में हमको ये चीज़ें दिखाई देती हैं। साइज दिखता है, कंपोजिशन दिखता है, कंपोजिशन में सेक्स जेंडर कंपोजिशन, एज कंपोजिशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। गुणात्मक पहलू में हमें साक्षरता मिलती है और एक्सपेक्टेड लाइफ यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का सेक्शन समझ में आता है। तीसरा इसी में हम वितरण की चर्चा करते हैं, वितरण की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। चौथे में चर्चा इन सबको मिला करके, इसको अलग अलग न करके हम एक तरफ से लेकर के चलते हैं। पहला हो गया साइज ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या आकार। अब हम अगर जनसंख्या के आकार की तरफ जाएं तो हमको ये समझ में आता है कि कोई किसी भी देश में, किसी भी देश के अंतर्गत किसी समय तथा स्थान विशेष पर रहने वाली जो कुल संख्या है उस देश के साइज को बताती है। यानी कि जो टोटल नंबर है, साइज का मीनिंग क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन
पर्टिकुलर स्पेस एंड टाइम, यानी किसी दिए हुए समय और काल में किसी देश के या किसी एरिया के लोगों की संपूर्ण संख्या से हम उसके साइज का अनुमान लगाते हैं। न केवल साइज का अनुमान लगाते हैं, कुल संख्या, साथ साथ इस जनसंख्या में अगर परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन किस प्रकार का है, परिवर्तन की दरें कैसी हैं, और इस परिवर्तन के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, क्या वो कारण सोशियो इकोनॉमिक हैं या बायोलॉजिकल हैं। तो जब हम कारणों की चर्चा करते हैं तो हमको 3 तरीके के कारणों की चर्चा समझ में आती है। एक तो नेटेलिटी का, दूसरा मॉर्टेलिटी का, तीसरा माइग्रेशन का। नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी एंड माइग्रेशन, ये 3 जो फैक्टर्स हैं, इन तीनों फैक्टर्स को डेमोग्राफर्स रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि ये किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। और न केवल वे फैक्टर जो बायोलॉजिकल हैं, जैविक हैं, वही जिम्मेदार होते हैं, बल्कि जैविक के साथ साथ सामाजिक आर्थिक तत्वों पर भी उनका ध्यान जाता है। अब अगर हम देखें तो इस तरह से जो डेमोग्राफर्स का रोल है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे जहाँ एक तरफ तो बायोलॉजिस्ट का रोल प्ले करना होता है, वहीं दूसरी तरफ सोशलॉजिस्ट का भी या समाजशास्त्री का भी रोल प्ले करना होता है। ये हो गया आपका पहला पॉपुलेशन की साइज। अब आया दूसरा फैक्टर, दूसरा हिस्सा, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का जब हम जिक्र करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि कंपोजिशन का सीधा मतलब क्या है, क्या क्या मिला हुआ है। क्या क्या मिला हुआ है मतलब लोग उम्र के हिसाब से कितने हैं, जो जनसंख्या है हमारी किस तरीके की है, उसमें बच्चों की संख्या क्या है, बुजुर्गों की संख्या क्या है, युवाओं की संख्या क्या है। अब अगर हम आयु, इसमें हम इस कंपोजिशन में आयु और लिंग, एज एंड जेंडर, यानी आयु एवं लिंग अगर कंपोजिशन को देखें तो हमको इसके लिए पॉपुलेशन पिरामिड को समझना पड़ेगा। पॉपुलेशन पिरामिड का जिक्र हम इसके आगे करेंगे, इसी क्रम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे करेंगे। कि इसको जानने का सबसे बढ़िया तरीका पॉपुलेशन पिरामिड को पढ़ना है। अलग अलग तरीके के 5 प्रकार के पॉपुलेशन पिरामिड का प्रयोग, आपके 5 प्रकार के पॉपुलेशन पिरामिड का प्रयोग किया गया है, आप आगे देखेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर हम कंपोजिशन को देखें, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं और कह दूं कि ये एक माइक्रो फिगर प्रस्तुत करता है। थोड़ी जानकारी हमको समझ में आती है साइज से, लेकिन अगर हम कंपोजिशन को देखें तो हमको एक मैक्रो फिगर समझ में आता है, एक बड़ा फिगर समझ में आता है, यानी कि तो बेहतर तरीके की और आइडियाज़ मिलती है। कई सारे सेगमेंट्स के बारे में हमको और आइडियाज़ मिलती हैं। अब अगर हम इस एज कंपोजिशन में देखें तो एज कंपोजिशन में हमको समझ में आता है कि पॉपुलेशन को 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक को बोलते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन, दूसरा वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन कार्यकारी जनसंख्या। तो जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो 2 लोगों की है। एक तो है 0 से लेके 14 साल, एक है 60+। इसमें आते हैं बच्चे और इसमें आते हैं बुजुर्ग।
और इसमें आते हैं हमारी युवा शक्ति, जिसका सन है 15 to 59 ईयर्स। इस वर्किंग पॉपुलेशन को, कार्यशील जनसंख्या को इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन भी कहा जाता है। वह आर्थिक रूप से कार्यशील जनसंख्या यानी एक्टिव जो पॉपुलेशन होती है आर्थिक रूप से, उसको हम वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। आपके किताब में ये इंटरचेंजेबली यानी कह लीजिए बदल बदल के यूज़ किए गए हैं, समानार्थी के तौर पर कह सकते हैं आप यूज़ किए गए हैं। अब अगर किसी भी देश की जनसंख्या में युवा शक्ति का प्रपोर्शन ज़्यादा है तो निश्चित रूप से उस देश की जनसंख्या ज़्यादा होगी, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, जनांकिकी लाभ। ठीक उसी प्रकार से अगर हम डिपेंडेंसी रेशियो निकालें, निर्भरता अनुपात, डिपेंडेंसी रेशियो, तो हम ये मानते हैं कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन बटे वर्किंग पॉपुलेशन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P 0 से 14 प्लस P 60 प्लस बटे P 15 to 50। यानी कि किसी भी देश की जनसंख्या में जो कार्यशील जनसंख्या है अगर उसका हिस्सा ज़्यादा है तो उसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। साथ ही साथ डिपेंडेंसी रेशियो अगर हम निकालें तो हम कहते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन अपॉन वर्किंग पॉपुलेशन। अब डिपेंडेंट पॉपुलेशन का ये ग्रुप है, दोनों को जोड़ लिया, इससे भाग दे दिया, जो निकल गया वो हो गया डेमोग्राफिक ये डिपेंडेंसी रेशियो। अब हम ये देखते हैं कि ये जो कंपोजिशन है वो किस प्रकार का है, इसमें कौन कौन से लोग हैं, आयु के हिसाब से, जाति के हिसाब से, धर्मों के हिसाब से, वो सारी चीज़ों की जानकारी आपको कंपोजिशन में समझ में आती है। अब जो तीसरी इसमें चीज़ है, तीसरी बात, डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का वितरण। तो जनसंख्या के वितरण के संबंध में शहरी यानी कि शहरीकरण, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, इन दोनों ग्राउंड्स पर थॉमसन और लेविस ने अलग अलग तरीके की कैटेगरी को बनाया है। इन विधियों को निकालने के लिए एक नाम आता है डोनाल्ड जी बोक का, डोनाल्ड जी बोक का। तो बोग ने दो तरीके के मेथड का इस्तेमाल किया है, एक को कहते हैं समग्रात्मक विधि, समग्रात्मक विधि, इसको बोलते हैं एग्रीगेटिव मेथड, और दूसरा है वितरणात्मक विधि, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। इन दोनों विधियों का सहारा लिया है, जिसके माध्यम से वो कहते हैं किसी भी देश के जनसंख्या के वितरण को ज्ञात करना है तो इन दोनों विधियों का हम यूज करते हैं। समग्रात्मक विधि में हम करते क्या हैं, देश को एक इकाई मान लेते हैं और उसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि कितना कि कौन कौन कहाँ कहाँ किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक उसी प्रकार से देश को छोटे छोटे इकाइयों में बांट लेते हैं। वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, वितरण, बांटना। तो बांट करके उन इकाइयों की हम उन इकाइयों में देखते हैं लोग कैसे हैं, जाति के, धर्म के और किस
और जितने इसके कंपोनेंट हैं उसके आधार पर कितने हैं। तो वितरणात्मक विधि और समग्रात्मक विधि, इन दोनों विधियों के माध्यम से हम पॉपुलेशन डेटा को इकट्ठा करते हैं। अब इस वितरण को अगर हमको ज्ञात करना है तो सबसे इसके लिए सिंपल तरीका है पॉपुलेशन डेंसिटी का, जनसंख्या का घनत्व कितना है, घनत्व। जनसंख्या के घनत्व का मतलब ये है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहने वाले जो लोगों की संख्या है उसे हम जनसंख्या का घनत्व कहते हैं, जिसको हम मैन लैंड रेशियो भी कहते हैं, जनसंख्या का घनत्व। ये जनसंख्या का घनत्व कई प्रकार का होता है। इसको लेने के लिए हम अलग अलग डेटास का यूज़ करते हैं, जैसे वो प्रशासनिक लेवल पर भी है, कृषि से संबंध में भी होता है। तमाम सारे हमको जनघनत्व के बारे में अगर कैलकुलेशन हमको करना हो तो हमको नदियाँ, नहाड़, जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं उनको भी हम कैलकुलेट करते हैं और उससे रिलेटेड भी जनघनत्व निकालते हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी और इससे रिलेटेड जो आपकी मैथमेटिक्स है यानी जो क्वेश्चंस हैं उसका हम आगे डिस्कशन करेंगे। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो भी प्रशासनिक डेटा हैं, जो भी हम इकट्ठा करते हैं डेटास को, वो कैसे करते हैं, तो आप कहते हैं कि उनके लिए हम जिला स्तर पर शहरों में अलग तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग अलग यूनिट मान करके हम पॉपुलेशन के संबंध में डेटास को इकट्ठा करते हैं। और हम इससे संबंधित हम इकट्ठा क्यों करते हैं, ताकि जो कुछ भी हम पॉलिसी इम्प्लीकेशंस कर रहे हैं, सरकार जिन नीतियों को बना रही है उनको वो बेहतर से बेहतर तरीके से समझ सके और लोगों के वेलफेयर को बढ़ा सके। इस तरह पहला साइज माइक्रो फिगर प्रस्तुत करता है, जनसंख्या कितनी है। कंपोजिशन, पार्ट में एक ह्यूमन बॉडी को पूरी तरीके से बांट दीजिए तो कह सकते हैं उस कंपोजिशन का मतलब क्या है, कैसे हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ, उसी तरीके से जो टोटल डेटा निकले वो किस किस तरीके के हैं। जनगणना में अब वो सारे कंपोजिशन आपको समझ में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी किस प्रकार की है, कैसे हम किन विधियों का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इससे थोड़ा जनघनत्व को हम देखें तो जनघनत्व से अगर हम इसको थोड़ा इन्वायरमेंटल की तरफ मूव करें तो इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जा करके हमको दिखाई देता है कि किस तरीके से आज सस्टेनेबिलिटी के जो इंडिकेटर्स हैं उनके संबंध में फूड प्रिंट की हम चर्चा करते हैं, इकोलॉजिकल फूड प्रिंट की चर्चा करते हैं, जिसका कनेक्शन यहाँ से कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। जब कभी भी आप लोग उसे देखिएगा तो इससे थोड़ा कनेक्ट कराइएगा, आपको खुद समझ में आएगा। चौथा जो इसका हिस्सा है और पांचवा, एक तो है सोशल मोबिलिटी का, सामाजिक गतिशीलता का, और पांचवा हिस्सा पॉपुलेशन पॉलिसी, जनसंख्या की नीति का। सोशल मोबिलिटी का मतलब कि किस तरीके से सामाजिक गतिशीलता हमारे देश की जनसंख्या को चेंज करती है, बढ़ाती है, क्योंकि ऐसा हम मानते हैं कि जो मोबिलिटी है, जिसको हम थोड़ा और बेहतर तरीके से देखें तो कह सकते हैं कि मोबिलिटी जो जा कर के धीरे धीरे वो परमानेंट शेप लेती है, तो कह लीजिए इससे कनेक्शन हम माइग्रेशन का दिखाएं तो वो किस किस तरीके से हमारे देश की जनसंख्या को बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल होता है, इसकी चर्चा हम इसके सेगमेंट में करेंगे। और फिर पॉपुलेशन पॉलिसी, तो तमाम सारे देश की जो नीतियां हैं या जो तमाम देश हैं वो किस प्रकार की नीतियों का सहारा ले रहे हैं ताकि उस देश के लोगों का बेहतर से बेहतर कल्याण हो सके। साथ ही साथ सरकार अपने देश के विकास को करने के लिए जिस प्रकार से नियोजन के कार्यक्रमों को चलाती है, स्पेशली परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को, उस संबंध में भी हम पॉपुलेशन पॉलिसी का जिक्र करते हैं। ये पांचों चीज़ें हम डेमोग्राफी के सब्जेक्ट मैटर के अंतर्गत देखेंगे। कुछ अंग्रेजी की किताब अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा केवल इन्हीं तीनों का जिक्र किया हुआ है, इन दोनों का जिक्र नहीं किया है। हिंदी किताबों में इनका जिक्र आपको थोड़ा देखने को मिलेगा। मैंने ये कहा कि डेंसिटी के संबंध में जो क्वेश्चंस हैं आपको आगे मिलेंगे, यानी जो कुछ चीज़ें इसमें आप निकालते हैं कि किस तरीके से हम, अगर जैसे मैं थोड़ा सा और इसमें जाऊँ, थोड़ा सा हिस्सा बस 1 मिनट के लिए,
तो जैसे मैंने कह दिया कि ये जो कंपोजिशन है जिसमें हम साइज का जिक्र करते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन का जिक्र करते हैं, डिपेंडेंसी रेशियो की बात करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, इनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस में पूछे जा सकते हैं वो। तो इसमें भी कुछ मैथमेटिकल पोर्शंस हैं, साथ साथ इसमें तो हैं ही। डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए आपने कहा कि सबसे जो सरलतम विधि है पॉपुलेशन डेंसिटी की, वो हम निकालते हैं। और तमाम सारे वे प्रोग्राम कि किस किस तरीके से हमारा देश विकास कर रहा है, उसको भी समझने में इससे आपको थोड़ी हेल्प मिलती है। अब हम आपके अगले वीडियो में नेचर की तरफ मूव करेंगे। नेचर ऑफ डेमोग्राफी, डेमोग्राफी की प्रकृति क्या है, जननांकिकी की प्रकृति मीन्स डेमोग्राफी एक साइंस के रूप में किस तरीके से है, हम यहाँ आपके वीडियो में मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ इसके अलावा, नेचर के अलावा डेमोग्राफी का किस किस तरीके से इम्पोर्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, या हम कह सकते हैं कि जनांकिकी का महत्व किस किस तरीके का है, सोशल इम्पोर्टेंस, पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, रिलीजियस इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस किस किस तरीके का है। थोड़ा सा इसका थोड़ा सा जो हिस्सा है जो इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर आपसे जिक्र करेंगे। धन्यवाद।